हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी की थर्ड क्लास की। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में। इस सीरीज में हम पीवाईक्यू पर बात कर रहे हैं और आपको पता होगा कि पीवाईक्यू सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और वो रिपीट भी वहां से होते हैं, तो और आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हम सीडीपी के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, while participating in a sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts। अब यहाँ पर बात हो रही है कि तनुज जो है अपने दोस्त से बोलता है कि वह जो है भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और वहीं जो है रस्सी कूदने में उसकी जो बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां जो है भाला नहीं फेंक सकती। तो ये क्या है, किस तरीके की मानसिकता को दिखाता है? ये जो है जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी जेंडर संबंधता को दिखाता है, जेंडर इक्विटी को दिखा सकता है, जेंडर इक्वेलिटी को दिखाता है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दिखाता है। देखिए, जेंडर इक्विटी तो यहाँ पर नहीं दिख रही, जेंडर इक्वेलिटी भी नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये जो है एक रूढ़िवादिता है जिसमें जो है वो मान रहा है कि लड़कियां जो है जैवलिन नहीं फेंक सकती, परंतु ये जो है सत्य नहीं। सभी कार्य जो है जो लड़के करते हैं वो कर सकते हैं। गेम है, गेम कोई भी खेल सकता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रूढ़िवादिता है ये। सेकंड क्वेश्चन, भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, पहले समझना जरूरी है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम जो है किसी भी एक क्वेश्चन के जो अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो उसकी मल्टीपल आंसर सोचे, और वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग जैसे एमसीक्यू है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में एमसीक्यू का आंसर हमेशा एक ही आंसर होगा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। वहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्या होगा, सिर्फ एक ही वर्ड उसका आंसर होने वाला है। जैसे अभी हम वर्तमान में पूछे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है या भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो आप बच्चे बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू, तो वो सिर्फ एक ही आंसर, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो कर रहा है। वहीं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो हम पूछ सकते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे कारण निकलेंगे। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल जो है आंसर्स आने वाले हैं, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को दिखाता है एमसीक्यू। और वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें मल्टीपल आंसर्स बच्चे सोचते हैं। तो अब आपको बताना है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है ऑप्शंस के अनुसार। तो देखिए, पहला ही ऑप्शन देखेंगे आप, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एनकरेज करती है मल्टीपल आंसर्स को, और वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है एक फिक्स्ड आंसर होता है, उसका फिक्स सॉल्यूशन होता है उसका। तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन जो है, और वहीं जो है अभिसारी चिंतन किस पे बात करता है, सिर्फ एक सही समाधान पर स्थिर होता है वो। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज, याद रखिएगा नॉट करेक्ट लिखा है, यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं कि हम करेक्ट पर लगाते हैं सीटेट में, बस आपको यही स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है करेक्ट पूछा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम सभी तरीके के बच्चे, चाहे उन्हें डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, उन सभी बच्चों को एक साथ जो है बिठाते हैं कि क्लासरूम में और उनको वहां पर पढ़ाया जाता है। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए इनमें से इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, बिल्कुल बात सही है, जिसमें जो है कोई भी बच्चा एक्सक्लूड ना किया जाए। सेकंड है, इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। तो हम यहाँ पर सभी जो सीखने वाले बच्चे हैं या सीखने वाले हैं व्यक्ति, उन सभी का ध्यान रखा जाता है, ये भी बात सही है। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम। फिक्स्ड करिकुलम में जाएंगे तो हम यहाँ पर जिस इंक्लूसिव एजुकेशन जिसकी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सभी तरीके के लर्नर्स को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिक्स्ड करिकुलम में नहीं हो सकता। ये यहाँ पर फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा और स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं होगा। फिक्स्ड यहाँ पर जो है करिकुलम जो है अपने अकॉर्डिंग या तो टीचर चेंज करें और इसमें इलास्टिसिटी होगी करिकुलम में, ये फिक्स नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन
4 करेक्ट हो जाता है। और यानी निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास एक ही समावेशी कक्षा पर केंद्र होना, ये बिल्कुल गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के अंदर ये नहीं होता है। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। जो बच्चे प्रीवियस नॉलेज में है, जो किसी भी चीज के बारे में पहले से जानता है, उसी के बेसिस पे वो आगे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। जिस तरीके से जब बच्चा जो है पहली बार स्कूल जाता है, तो उस बच्चे को एप्पल के बारे में बताया जा रहा है। एप्पल जो उसने पहले देखा है, उसने खाया है, उसे पता है कलर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हमने उसे कॉरिलेट किया ए से कि ए फॉर एप्पल है। तो हमने उसे जो है, जो प्रीवियस नॉलेज वो जानता था, उसी से ही कंस्ट्रक्ट किया आगे की नॉलेज, उसी से ही बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है आगे की नॉलेज। तो ये जो है, ये बात बिल्कुल सही है पहली। सेकेंड, इसका रीजन क्या है, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। बात बिल्कुल सही है कि जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसी से ही वो क्या बनाता है, पैटर्न्स और लिंकेज बनाता है। जिस तरीके से एप्पल से बनाए जा रहे थे, वही उसी से ही जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। तो हमारा रीजन भी करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर जो है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, उसके आधार पर ही अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, और पैटर्न ढूंढता है वो पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा दोनों ही ए एंड आर करेक्ट है। फिफ्थ, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। जो बचपन है, जो डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं, आप इंडिया में देखते हैं कल्चरल वेराइटी है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर्स, फूड और ड्रेस, सारी चीजों में जो है, लैंग्वेजेस में भी इतनी सारी वेराइटीज हैं। तो उन डिफरेंट कल्चर्स में बच्चा डिफरेंटली सीखता है बहुत सारी चीजें। बात पहली वाली बात तो सही है। रीजन इसका, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं कि वो डिफरेंटली सीखेगा डिफरेंट कल्चर में, पर अब हम यहाँ पे बात करें कि यूनिवर्सल है, एक ही तरीके का होगा, तो पैटर्न तो एक तरीके का नहीं है। तो ये हमारा रीजन इसका इनकरेक्ट हो जाता है, और ए जो है हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, और आर इसका फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन persistent efforts and improved performance। एट्रीब्यूशन थ्योरी कॉलबर्ग एट्रीब्यूशन थ्योरी किससे रिलेटेड है, एट्रीब्यूशन थ्योरी हमारी बर्नार्ड, एट्रीब्यूशन थ्योरी हमारी इन्होंने दी थी, बर्नार्ड ने दी थी। इसमें ये बात कर रहे हैं कि हाँ, इंटरनल जो हमारा मोटिवेशन है, एट्रीब्यूशन है, इंटरनल एट्रीब्यूशन है, उस पर हमारी जो आगे डिपेंड करता है हमारा सक्सेस और फेलियर। तो अगर आप ऑप्शन देखें, तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो बात कर रहा है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। दोनों के लिए ही इंटरनल एट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बर्नार्ड बात कर रहे हैं अपनी एट्रीब्यूशन थ्योरी में, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो याद रखिएगा, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें बर्नार्ड बात कर रहे हैं इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। Which of the following is a key principle of progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बात कर रहे होंगे हम, मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। इसमें जो है बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, हम मॉडर्न तरीके से या प्रोग्रेसिव तरीके से किस तरीके से सिखा रहे हैं एजुकेशन में, उसकी बात हो रही है। फर्स्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग। सेकेंड, स्टूडेंट शुड बी पैसिव। देखिए, जहाँ स्टूडेंट्स जो है हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए। अब अगर हम उन्हें एंगेज करेंगे लर्निंग के अंदर, क्लासरूम में भी अगर हम बच्चों को एंगेज करेंगे तो वो सीख पाएंगे। अगर वो पैसिव लर्नर रह जाएंगे, अगर वो लेक्चर मेथड हो जाए, अगर टीचर ही सब कुछ बोल रहा है और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, तो कुछ देर बाद उन्हें नींद आने लगेगी, यानी कि वो पैसिव लर्नर हो जाएंगे। और वही टीचर जो है उन्हें एनकरेज करे, उनको उनसे कुछ क्वेश्चंस करे, उनके एक्सपीरियंस जाने, उस अगर कोई स्टोरी है तो उनके एक्सपीरियंस क्या रहे उससे रिलेटेड वो पूछा जाए, तो एक्टिव लर्निंग होगी जिसमें बच्चे सीख भी पाएंगे। तो पैसिव जो रेसिपिएंट्स हैं ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर्स, ये जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टिव लर्नर होना चाहिए।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बात करें कि हम जो लर्निंग है वो बच्चे को आसपास होनी चाहिए, बच्चा जो है उसमें एक्टिव रोल निभाना चाहिए। टीचर क्या करेगा वहां पे काम? टीचर वहां पर जो है फैसिलिटेट करेगा, सिर्फ उनको गाइड करेगा। थर्ड है ऑप्शन लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क। और फोर्थ है करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। करिकुलम जो है प्री डिटरमाइंड नहीं होना चाहिए और यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, उसमें जो है चेंज होने की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि उसके फिर क्योंकि हर क्लासरूम में अलग अलग जो है सिखाने के टीचर्स जो हैं अपने मेथड्स यूज कर सकें, कुछ अलग तरीके से सिखा सकें, तो प्री डिटरमाइंड सारी चीजें हो जाएंगी, तो उससे कुछ न्यू नहीं सीख पाएंगे, सब एक जो है रटने वाला हो जाएगा सारा। तो हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड हमारा ऑप्शन लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बात करें कि ऑथेंटिक टास्क के बेस पे होनी चाहिए लर्निंग, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एक्सप्लेन्ड। आपको बताना है इन डेवलपमेंट में से नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? सोशल डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट। देखिए सोशल डेवलपमेंट समाज से रिलेटेड, तो इसमें रीजनिंग और थिंकिंग में बात नहीं हो रही है अभी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी से छोड़ देते हैं। मोरल डेवलपमेंट की भी अभी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और ना ही मोटर डेवलपमेंट यानी कि फिजिकली डेवलपमेंट की बात अभी नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो सोचने विचारने से रिलेटेड है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकेंड। अब वाइगॉट्स के जो है पोस्ट करते हैं कि डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन। एक बच्चे के लिए सेल्फ रेगुलेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाइगॉट्स के किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं बताइए? डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, इनर स्पीच, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइगॉट्स्की ने बात की है इनर स्पीच की। इनर स्पीच के अंदर क्या होता है? एक बच्चे को जब आप देखते होंगे, जब आप जो है उसे खेलने के लिए छोड़ देते हैं, वो अपने आप से बात कर रहा होता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे जाना है, घोड़ा खेल रहा है, ऐसे जाएगा, दौड़ के जाएगा, तो अपने आप से बात जो कर रहा है वो इनर स्पीच है। इनर स्पीच के अंदर जो है वो अपने आप को गाइड भी कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है कि मुझे क्या करना है। उससे जब वो खुद बात कर रहा है वो सेल्फ रेगुलेशन है। ये बात इसमें जो है वाइगॉट्स्की कर रहे हैं, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन की, और इसमें बात कर रहे हो इनर स्पीच यानी निजी वो, जिसमें जो है बच्चा एक छोटा जो है खुद को डायरेक्शन देता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 10 है इन लॉरेंस कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding the rules and laws are flexible can do be changed। अब यहाँ पर बात हो रही है लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है मोरल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस की बात की, जिसमें वो बात करते हैं 6 स्टेजेस की, और जिसमें जो है वो 3 जो है उसके फायदा हैं, जिसमें जो है बात हो रहे हैं कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है प्री कन्वेंशनल के अंदर ही बच्चा जो है कोई कार्य कर रहा है, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उसी से ही वो डिसाइड करेगा कि ये जो है गुड है या बैड है। यही बात की गई है फर्स्ट ऑप्शन में, और उसी के हिसाब से वो जो है रूल्स बनाएगा, और जो रूल्स और लॉज हैं कि वो फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है, उसी के आधार पर वो तय करेगा। तो पहला जो है हमारा असर्शन सही है। रीजन क्या है? लॉरेंस कॉलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो बात स्टेजेस की बात बिल्कुल सही है कि स्टेजेस में जो है धीरे धीरे कॉलबर्ग ने जो स्टेजेस के बारे में बात की, जिसमें मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव होती हैं, स्टेजेस के साथ जो है चेंज होती जाती हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत आपका ए एंड आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। तो बताइए कॉलबर्ग की जो है 3 जो लेवल्स बताए उन्होंने क्या क्या बताए? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। आप जो है कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने जो है इसके अंतर्गत जो 6 स्टेजेस की बात की, वो स्टेजेस कौन कौन सी थी। कमेंट कीजिएगा जरूर कि 6 स्टेजेस कौन कौन सी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है रिवीजन भी हो जाएगा उससे। नेक्स्ट चलते हैं हम 11 हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें बात करते हैं हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उससे रिलेटेड है। अब हार्वर्ड गार्डनर की स्टेजेस जो है, अगर बात करें, सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं,
इंटेलिजेंस, उससे पहले जनरल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। सबसे पहले इन्होंने बात की कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, उसमें इन्होंने बात की कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है 8 टाइप्स की। 8 टाइप्स में इन्होंने जो है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल और इसी तरीके से जो है 8 जो है इंटेलिजेंस की बात की। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी बात की। अब यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड दिया गया है और उससे उसमें होता क्या है वही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे इंट्रापर्सनल दिया हुआ है, इंट्रापर्सनल स्किल के अंदर क्या होता है, इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल अगर आप देखें 2 वर्ड है यहाँ पर, एक होता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल और एक होगा आपका इंट्रापर्सनल। इन दोनों को जो है याद रख लीजिएगा, ये बहुत दिक्कत करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं आपको आंसर में। इंट्रापर्सनल होता है खुद से संबंधित, जिसमें जो है हम खुद स्वयं से रिलेटेड है। वही इंटर, इंटर जिसमें हम दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, ये इंट्रा पर्सनल में नहीं होता, दूसरों को समझने और उनको जानने, उनसे बात करने से रिलेटेड होता है इंटरपर्सनल। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट ढूंढना है। सेकंड चलते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स। अब आप बात कर रहे हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड है म्यूजिकल। अगर आप म्यूजिक में बात करें तो म्यूजिक में परफॉर्मेंस आपने सुनी होंगी कि म्यूजिक की परफॉर्मेंस जो है यहाँ हो रही है, दिलजीत दोसांझ की जो है परफॉर्मेंस जो है इंग्लैंड में हो रही है, तो परफॉर्मेंस ही की जाती है उसमें जो है, जो ना आता है। तो म्यूजिकल जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो बात बिल्कुल सही है। एंड कंपोजिशन स्किल से रिलेटेड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्पेशल, अब यहाँ पे बात कीजिए स्पेशल, स्पेशल किससे रिलेटेड है, स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है नेचुरलिस्टिक, जो इन्होंने बात की नेचुरलिस्टिक की बात जो की थी इंटेलिजेंस की, तो नेचुरलिस्टिक से रिलेटेड जो है ये वाला ऑप्शन हो जाता है। तो स्पेशल से रिलेटेड क्या होगा, स्पेशल से रिलेटेड होगा कि 3D फिगर्स जो हैं, 3D जो इमेजेस हैं उनको समझने में हेल्प करना। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी 3D इमेजेस हैं या 3D जो चीजें हैं उन्हें समझने में स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो वर्क करती है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड। म्यूजिकल, म्यूजिकल में क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल। ये जो है हॉवर्ड गार्डनर्स बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इसी के अंतर्गत इन्होंने 8 जो है इंटेलिजेंस की बात की। और इसे आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के बारे में हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप 8 जो इंटेलिजेंस है उन्हें अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। लर्निंग के बारे में पूछा है कि लर्निंग से रिलेटेड कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बात बिल्कुल सही है, जो हमें पहले से आता है उसी पे ही हमारी आगे की लर्निंग आधार बनेगी, वही तो वही डिपेंड होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीमास, बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग जो है हमारे जो इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उसी पे डिपेंड होती है, उसी में रीऑर्गेनाइज किया जाता है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। और लास्ट है लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। तो थर्ड भी हमारा लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बात बिल्कुल सही है। पर फोर्थ में हमें यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोडक्ट है क्या, लर्निंग प्रोडक्ट नहीं, लर्निंग जो है हमारी हमेशा बर्थ से डेथ तक चलती ही रहती है, तो प्रोडक्ट तो नहीं हुआ, वो एक प्रोसेस है। तो लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ हो जाता है, और जो लर्निंग से रिलेटेड ये करेक्ट नहीं है। तो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक उत्पाद है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इनमें से किसके अंतर्गत आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आएगा, फंक्शनल फिक्सनेस के अंदर आएगा, पैसिव इमिटेशन के अंदर आएगा, या रिस्पॉन्स सेट के अंदर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब हमें एक प्रॉब्लम दी गई, उसके ऊपर हम जो है पहले सोचते हैं कि किस तरीके से सॉल्व की जाएगी, एक पैटर्न बनाएंगे कुछ कि उसके अंदर उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने इससे पहले ही बात की थी, हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम बात कर रहे थे सिर्फ एक ही जो सॉल्यूशन हो उसका, और वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम बात कर रहे थे मल्टीपल सॉल्यूशंस की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बात कर रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशन की, तो मल्टीपल सॉल्यूशन हम सोचेंगे उसी से रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यही जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हम मल्टीपल जो सॉल्यूशंस की बात करेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी अपसारी चिंतन करेक्ट हो जाता है। 14 है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज द आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। एक जो बच्चा है, जो कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, वहां पर बच्चा जो है अपने बारे में ये सोचता है कि मेरे लिए कौन सा अच्छी है, इसमें स्टेज कौन सी स्टेज में होता है। आपको बताना है कि ये जो है फर्स्ट स्टेज में होता है फर्स्ट लेवल के अंदर, सेकंड स्टेज में होता है फर्स्ट लेवल के अंदर, थर्ड स्टेज में होता है सेकंड लेवल के अंदर, या फिफ्थ स्टेज में होता है थर्ड लेवल के अंदर। तो ये जो है स्टार्टिंग एक बच्चा जब ये जो है एजेस वाइज भी दी हुई थी, तो इसमें जो है फर्स्ट लेवल के अंतर्गत ही होता है, इस सेकंड और थर्ड लेवल के अंदर तक अंतर्गत नहीं होता है। इसमें बच्चा जो है अपने बेनिफिट के अनुसार जो है चीज करता है। तो फर्स्ट और सेकंड अब हमें स्टेज डिसाइड करनी है कि हमारी फर्स्ट स्टेज होगी या सेकंड स्टेज होगी। तो बताइए कौन सी स्टेज होगी। इसमें जो है सेकंड स्टेज में करता है ये बच्चा। सेकंड स्टेज और फर्स्ट लेवल के अंतर्गत जब बच्चा जो है उसके लिए क्या सही है और किसमें जो है उसका लाभ है, उसके अंतर्गत चलता है, वो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जिसमें कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। जिसमें अभी हमने बात की थी 3 स्टेजेस, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशन, जिसके अंदर 6 स्टेजेस दी गई हैं। उसी में से जो फर्स्ट लेवल है, जो प्री कन्वेंशनल है, उसका जो सेकंड जो स्टेज है, उसी के अंतर्गत जो है बच्चा सोचता है कि क्या उसके लिए लाभदायक है और उसी के अंतर्गत कार्य करता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। 15 है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स। जो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, एविडेटिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन और सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट जो बच्चे हैं, या तो डिफरेंटली एबल्ड हों या फिर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो, उन सभी बच्चों को एक साथ जो है एक ही क्लासरूम में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम फोर्थ ऑप्शन से चलते हैं, सेम एबिलिटी ग्रुपलिंग ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। ये स्पेशल क्लासरूम की बात हो रही है, स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं हुआ। किससे रिलेटेड नहीं हुआ? ये हमारा इंक्लूजन से रिलेटेड तो नहीं, क्योंकि ये जो है होगा स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, और हम यहाँ पे इंक्लूजन की बात करें। इंक्लूजन में तो सबको समाहित किया जा रहा है। फिर आइसोलेशन में भी अलग होने की बात कर रहा है, तो आइसोलेशन भी नहीं होगा। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, ये भी नहीं होगा इंक्लूजन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। तो इसी के अंतर्गत इंक्लूजन को जो है ऐड किया जा रहा है, वो ही बिलोंग करता है। और फर्स्ट है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो है इंक्लूजन को जो है समर्थन कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए जो है क्या डिमांड कर रहे हैं, कि विविध जो परंपराएं हैं उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें जो है हम जो वंचित वर्ग हैं उनको भी जो है समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जो है इंक्लूसिव या इंक्लूजन में सिखाया जाता है। और वहीं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, वहां पर बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं कि बच्चे जो डाइवर्स हैं, या तो उन्हें जो है डिफरेंट जो कल्चर से आ रहे हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन सभी को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में बताया जा रहा है कि डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप्स हैं उनको भी समाहित किया जा रहा है, उनकी जो विविध परंपराएं हैं उनके प्रति जागरूक किया जा रहा है और संवेदनशील बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इंक्लूजन की बात हुई है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। अब हम आपको बताना है कि इफेक्टिव फीडबैक क्लासरूम में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ टास्क। जो एंड ऑफ टास्क पे दी जाएगी वो क्या इफेक्टिव फीडबैक होगी। इफेक्ट आप जो है, अगर आपने जो है हम पढ़ रहे हैं अभी CCE यानी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसमें हम जो है जो लर्निंग चल रही है उसके दौरान भी जो है फीडबैक प्रोवाइड की जा रही है, उसका इवोल्यूशन किया जा रहा है। जहां पे आप बात करते हैं दो तरीके के इवोल्यूशन की, एक FA और एक SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ड्यूरिंग लर्निंग चलता है, और वहीं समेटिव असेसमेंट जो है एट द एंड ऑफ ईयर जो आपके एग्जाम हो उसे समेटिव असेसमेंट बोल रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आपको बीच बीच में क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो। तो यहाँ पर इफेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कब होगी,
एंड ऑफ द टास्क होगी तो ये तो नहीं होगा, ड्यूरिंग टास्क होनी चाहिए, एंड ऑफ द टास्क भी हो और ड्यूरिंग टास्क भी हो। इट इज ब्रॉड एंड जेनरिक, थर्ड है इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम्स, और फोर्थ इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। देखिए इट ब्रॉड और जेनरिक भी नहीं होगा, थर्ड है फोकस्ड ऑन आउटकम्स, आउटकम्स पे फोकस नहीं करने से रिलेटेड है, और फोर्थ है इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। बात बिल्कुल सही है, जब जरूरत है और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लिख के दी जा रही है, जो जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वही चीज बताई जाए और ये टाइमली दी जाए। ऐसा ना हो कि जब बच्चों को जरूरत है तब फीडबैक नहीं प्रोवाइड की गई और आप जो है उसके 10 दिन बाद फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक जिस टाइम उसने जो है वो आपको मिस्टेक दिखी उसी टाइम ही आपको करेक्ट करना है और स्पेसिफिक आपको चीजें जो है बतानी है। तो ये जो है सामरिक और विशिष्ट होती है। क्या होती है? इफेक्टिव फीडबैक जो क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड की जा रही है वो जो है वो टाइमली होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब यहां पर जो है एक वर्ड लिखा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, और एक और वर्ड होता है, क्या होता है वो वर्ड आप बताइएगा इसी से रिलेटेड। एक वर्ड होता है, आप देख पा रहे हैं इससे रिलेटेड क्या वर्ड होगा, आगे लिखिए। जी बिल्कुल सही। देखिए दो वर्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल और एक सेफालोपोडल प्रिंसिपल। ये देखिए दो जो प्रिंसिपल हैं इससे रिलेटेड जो है सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंदर जो है हम बात करेंगे सेंटर टू पेरिफेरी, यानी जो है सेंटर टू पेरिफेरी में क्या होगा, एक बच्चा है, इसके जो पहले जो सेंटर यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं पहले वो डेवलप होते हैं, उसके बाद जो है हाथ पैर जो है वो डेवलप होते हैं, उसके बाद जो है ये जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी पहले जनरल चीजें जो है उसकी डेवलप होंगी उसके बाद स्पेसिफिक, यानी वो फिंगर्स जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर पढ़ते हैं, ग्रॉस मोटर्स के बाद फाइन मोटर स्किल जो है डेवलप होती है। उसी तरीके से प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या हुआ, जनरल टू स्पेसिफिक है, ये सेंटर टू पेरिफेरी भी बोला जाता है और जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो वर्ड है आप इसे समझ, अगर इसका फर्स्ट देखें यानी सी से है तो हम इसे बोल सकते हैं सिर से पैर तक। तो ये क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, यानी पहले इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और फिर आपके जो है ये पैर तक डेवलपमेंट होता है। तो ये है, दो वर्ड है याद रखिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसमें जो है सेंटर टू पेरिफेरी है, या फिर हम इसमें कह सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक हो गया, जिसमें हमारे पहले जो है आंतरिक अंगों का विकास हो रहा है और उसके बाद जो है हमारे हाथ पैरों का विकास हो रहा है। और ये जो है हम सर से पैर तक के विकास की बात करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट है ऑप्शन, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। तो यही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें बात प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात की जा रही है, जिसमें अंग जो है हाथ और पैरों की जो तुलना में तेजी से बढ़ने लगते हैं या बढ़ते रहते हैं, ये पहला। और सेकंड जो डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो, वो हमारा जो हमने टॉपिक पढ़ा जिसमें जो है सर से पैर की तरफ बात की जा रही है, ये हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल है। तो दोनों प्रिंसिपल आप याद रखिएगा कि इनमें जो है एक में जो है हमारा बात की जा रही है कि सेंटर टू पेरिफेरी और वहीं दूसरे में हेड टू टो की बात की जा रही है। 18 है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर कल्चरल नॉलेज। स्कूल करिकुलम क्या प्रोवाइड करता है? स्कूल करिकुलम प्रोवाइड करता है कि रीजनेबल स्पेस प्रोवाइड करता है और बच्चों को जो है वैल्यूज दी जाती हैं, कल्चरल नॉलेज दी जाती है। इसका रीजन क्या है? सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज, फैसिलिटेट लर्निंग। जो बच्चे जो है अपने साथ जो कल्चरल वैरायटीज लेकर आते हैं वो उसको आगे जो है समझने में मदद करती है, क्योंकि आप जब स्कूल में जाते हैं आपके स्कूल में बहुत सारे कल्चर से रिलेटेड बच्चे आते हैं, आप उनसे रिलेटेड जो उनके कल्चर्स हैं उनको भी जानते हैं, क्योंकि आप जिस कल्चर में रहते हैं वहां पे सिर्फ आप अपने ही कल्चर के बारे में जान पा रहे हैं, पर स्कूल में आपके साथ जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनके कल्चर में भी जान पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके कल्चर में चीजें होती हैं। तो ये आपकी जो है लर्निंग को बेटर ही करता है, तो ये रीजन भी करेक्ट हो जाता है। तो असर्शन और यहाँ पे रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ये जो है हमारा ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। Which of the following would not be characterized as formative assessment? हम बात कर रहे थे सीसी में बात कर रहे थे दो तरीके की जो है इवोल्यूशन की, एक है हमारा एस से और एक है एफ से, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट।
फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने बात की थी, इसमें होता क्या क्या है, इसमें हमें टेस्ट हों, या तो क्लास टेस्ट है या क्विज है, क्विज भी हो सकती है। इसमें जो है डिबेट भी कराई जा सकती है, डिबेट कराई जा सकती है, डिस्कशन कराया जा सकता है, डिस्कशन कराया जा सकता है। ये सभी किसमें आता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है, सभी जो है पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अब वहीं सबमेटिव असेसमेंट, ये लास्ट ईयर के लास्ट में जो आपके पेपर होते हैं वो सबमेटिव असेसमेंट। यहां पर आपसे पूछा गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। याद रखिए नॉट पूछा है। पहला ऑप्शन है एन असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में पहले जो लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है उससे पहले भी एक जो है आपका टेस्ट होगा या असेसमेंट होगा। बात बिल्कुल सही है कि आपकी नॉलेज जो है अभी आपको कितनी नीड है, आप जो है किस आपका बेस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है आगे आपकी जो है किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए उसमें हेल्प मिल सकती है कि आप जो है प्रीवियस नॉलेज में आपने क्या क्या जो है सीखा है। सेकंड है एंड असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये ड्यूरिंग क्लास के दौरान भी हो सकता है जिसमें जो है असेसमेंट किया जा रहा है, टीचर जो है कोई कॉन्सेप्ट करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो है साथ के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो है ड्यूरिंग क्लास भी हो सकता है असेसमेंट। थर्ड है एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट। बात हो रही कंपेयर, कोई भी असेसमेंट जो है हम जो बात कर रहे हैं एजुकेशन में वो कंपेयर करने के लिए नहीं किया जा रहा है, वो बच्चे की इंप्रूवमेंट करने के लिए जा रहा है। उनको फीडबैक इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि बच्चा जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सके, वो कंपेयर करने के लिए नहीं की जा रही है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और लास्ट है एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शंस इन स्टूडेंट लर्निंग। और बच्चे के जो सीखने के दौरान जो भी जो है दिक्कतें आ रही हैं उन्हीं में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो बात ये भी सही है। तो हमारा जो है पूछा था कौन सा गलत है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने की बात की थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। Which of the following is a typical characteristic of dyslexia? आप अगर हमारी पहली और दूसरी क्लास में जाके देखें तो डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया के बारे में हम उसमें बात कर चुके हैं। और वहीं देखें आप थर्ड टाइम भी ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आपको याद रखना है ये तीनों ही टर्म किससे रिलेटेड है। डिसलेक्सिया के बारे में हम बात कर चुके थे, जिसमें जो है बच्चा बोलने में दिक्कत होती है, फोनोलॉजिकल जो है जो अल्फाबेट्स को बोलने में उनको समझने में दिक्कत होती है। वहीं डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगी डिसकैलकुलिया। वहीं डिस्ग्राफिया भी पढ़ेंगे, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया है लिखने से रिलेटेड। तो डिस्ग्राफिया याद रखिएगा लिखने से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से, और डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, फोनोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। तो फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिफिकल्ट इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसके लिए ये दो तरीके से पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया के लिए जो है एक टीचर किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकता है, तो उनको जो है फोनोलॉजिकल प्रोसेस, फोनोलॉजी जो है उनकी उससे रिलेटेड बुक्स से, या टीचर जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल से या उससे रिलेटेड क्लास से जो है करा सकते हैं। इसमें जो है बड़े बड़ी जो बुक्स हैं उससे हटा के या उनके लेवल से अपर या उनके लेवल की बुक्स से हटाकर उन्हें जो है फोनोलॉजिकल प्रोसेस जो है प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है उनकी पहले फोनोलॉजी जो है उस करेक्ट हो, उसके बाद जो है आगे बुक्स उनके लेवल की बुक्स हैं उनको पढ़ाया जाए। तो डिसलेक्सिया जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसमें फोनोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड हो गया, और वहीं डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया। Which of the following type of question can help assess a student ability to evaluate information critically? यहाँ पे बात करिए कोई भी जो एक कौन सा क्वेश्चन इसमें से जो है बेस्ट होगा जिसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर पाए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन दैट आस्क अ सिंपल डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। तो ये तो जो है क्रिटिकली जो है इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें ये नॉलेज से रिलेटेड हो जाएगा। डेफिनेशन तो नॉलेज से रिलेटेड हो गया। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन जो है हो सकता है, इसे एक बार रखते हैं, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन दैट आस्क द एग्जांपल्स दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, क्रिटिकली तो एग्जामिन नहीं कर पाएगा।
क्वेश्चन दैट आस्क अ समरी ऑफ द टेस्ट। समरी सिर्फ लिखना, कि ऊपर जो लिखा है उसे शॉर्ट में लिखना, ये भी क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहा है। पर पर्सनल ओपिनियन जो है आप क्रिटिकली एनालाइज करके देंगे। किसी भी चीज पे आपके पर्सनल ओपिनियन मानेंगे जाते हैं, वो जो है आपके इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली जो है असेस करने की एबिलिटी को दिखाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर ए स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वो जो है क्रिटिकली जो है इंफॉर्मेशन जो है क्रिटिकली इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं। 21। अब यहाँ पे आपको बताना है इंपेयरमेंट क्या है, वहीं डिसेबिलिटी क्या है। इंपेयरमेंट क्या है और वहीं डिसेबिलिटी क्या है। इंपेयरमेंट जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फंक्शनल, ऑपरेटिव या सोशल। इंपेयरमेंट मतलब आपको जो है किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम आना, वो क्या होता है, किस तरीके की होती है, वो बायोलॉजिकल होती है, फंक्शनल, ऑपरेशन या सोशल। बायोलॉजिकल होती है आपके किसी भी अंग में इंपेयरमेंट का। और वहीं जो है डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी जो है ये बाद में भी हो सकती है, जो है आपकी जो बर्थ के बाद जो हो जाती है, डिसेबिलिटी बोलते हैं उसे। डिसेबिलिटी क्या है, कोई भी जो आपका अंग है, कोई भी जो आपका ऑर्गन है, वो फंक्शन जो है अच्छे से ना कर पाए। वो हियरिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो हैंड से रिलेटेड हो सकती है, वो ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, वो लेग से रिलेटेड हो सकती है। तो वो डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड होगी, फंक्शन से। उस जो अंग है या वो जो हमारा ऑर्गन है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इंपेयरमेंट बायोलॉजिकल और वहीं डिसेबिलिटी फंक्शन से रिलेटेड, उसके जैविक और कार्यात्मक। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन और इमोशन। आपको बताना है कॉग्निशन और इमोशन में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन है कॉग्निशन और इमोशन जो है दोनों इंटरडिपेंडेंट है। दूसरा है इमोशन और कॉग्निशन जो है इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो है मतलब जो है बिल्कुल अलग अलग है, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर जो है निर्भर है। थर्ड हो गया कॉग्निशन जो है इन्फ्लुएंस करता है इमोशन को, बट जो है रिवर्स नहीं होता इसका। और वहीं इमोशन जो है इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन को, बट इसका रिवर्स नहीं है। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, इमोशन और कॉग्निशन, ये दोनों ही जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किस तरीके से करते हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से करते हैं। जिस अगर आपको जो है कभी कोई ऐसी दुर्घटना या कोई दुख की बात अगर आप सुनते हैं और आपका जो है उस समय जो है आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आप जो है बड़ा मुश्किल ही आप जो है मतलब आप पढ़ने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जो है इमोशनल, उस समय इमोशनल है तो आपका कॉग्निशन भी अफेक्ट होगा। तो बात जो है एग्जाम्पल से समझ में आई हो तो बताइएगा कि इसके कोई और एग्जाम्पल भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। कॉग्निशन जो हमारा इमोशन है, कॉग्निशन और इमोशन किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो रिलेशनशिप आपको समझ में आई होगी कॉग्निशन और इमोशन की, ये दोनों जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट प्राइमरी क्लासेस में किस तरीके से होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, पहले जो है हम किस तरीके से जो है बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाते हैं। तो फर्स्ट है टीचर जो है इसमें कंक्रीट एग्जांपल देते हैं और उससे जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते हैं। सेकंड है टीचर जो है स्ट्रेस अपॉन एंड एनफोर्स द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। थर्ड व्हेन टीचर इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, मदर टंग को जो है इसमें बिल्कुल साफ तौर से नकारा जाता है। वहीं जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कंक्रीट एग्जांपल्स या ऑब्जेक्ट्स। देखिए किसी भी बच्चे को अगर समझाना है, यहाँ पर जो है हमारे पास जिस तरीके से एक फोन है, अगर हमें फोन के बारे में बताना है, बच्चों को कहें कि आप जानते हैं कि फोन कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो हम सिर्फ बात करें तो कंक्रीट बात नहीं कर रहे हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट पे बात कर रहे हैं। एक बच्चे को लैंग्वेज के बारे में सिखाने के लिए हमें उनको वो दिखानी होगी वो चीज। हम दिखाएंगे कि फोन है बच्चे, तो फोन दिखाने के लिए हमें फोन दिखाना होगा कंक्रीट, तो वो अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख पाएगा, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बात हो रही थी कि टीचर जो है कंक्रीट एग्जांपल देगा। तो बच्चे को अगर हमें ए फॉर एप्पल सिखाना है तो हम बच्चे के सामने एप्पल दिखा दें तो और अच्छे से सीख पाएगा। तो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा प्राइमरी क्लासेस में। उससे जो है हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अगर मैंने आज जो है आप बच्चे को जो है एप्पल दिखाया और कल मैंने पूछा कि हम जो है ए फॉर क्या होगा एप्पल, उसके माइंड में होगा बच्चे के कि एप्पल मैंने कल देखा, तो वो इमेज उसके दिमाग में जो है होगी पहले से ही। और
इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, एक बच्चा जब पहली बार क्लास में आता है, हम वो कोरी स्लेट वाला जो एग्जाम्पल बोलते हैं हम, कि ब्लैंक माइंड नहीं आता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, बस उसे जो है गाइड करके जो है, जिस तरीके से हम अल्फाबेट सिखाते हैं, अल्फाबेट्स हम हमेशा कॉरिलेट करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे या फिर कुछ लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे एप्पल को हम कॉरिलेट कर रहे हैं ए से, तो ए जो है बच्चे को नहीं पता था पहले, पर एप्पल जानता था, तो हमने जो है कॉन्क्रीट चीज को जो है कनेक्ट किया जो है लैंग्वेज सिखाने के लिए। वहीं बॉल, बॉल बच्चे को पता थी, उसे कॉरिलेट किया हमने अल्फाबेट बी के साथ। कैट, कैट बच्चे ने देखी हुई थी, कैट कैसे दिखती है, क्या करती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसे पता है बच्चे को, तो उसे हमने सी से कॉरिलेट किया, तो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। तो कंक्रीट एग्जांपल देना प्राइमरी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे हम चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट जो है कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब शिक्षक जो है अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को सिखाने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके बारे में भी हम पहली क्लासेस में बात कर चुके हैं, अगर आप पहली क्लासेस देख के आए हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है आंतरिक रूप से जो आपकी अभिप्रेरणा आ रही है। आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और ये लॉन्ग टर्म तक चलती है। वहीं जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अगर हमें बच्चे से होमवर्क कराना है या बच्चे को कुछ समझाना है, तो हमने बोला कि आपको इसके बाद टॉफी मिलेगी, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। वहीं आप जो है जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और आपको पता है कि 90 मार्क्स लाने कंपलसरी है, तो आपके इंटरनली आ रहा है कि आपका एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, मिड दिसंबर में, तो आपको क्लियर करना है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और आप उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, तो यहाँ पर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स तो किसमें बात हो रही है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, तो ये तो रिलेटेड नहीं है इससे। वही मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क, अभी आप इंजॉय कर रहे हैं सीटेट क्योंकि आपको क्लियर करना है, तो आप जो है उस लर्निंग को इंजॉय भी कर रहे हैं, आपके लिए बर्डन नहीं, क्योंकि आपको क्लियर करना है वो एग्जाम, तो आप उसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, तो ये आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। जैसे एक व्यक्ति है जो म्यूजिक प्ले कर रहा है या गिटार प्ले कर रहा है या गाना गा रहा है, वो पर अपने लिए गा रहा है, उसको स्वयं जो है बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। ये वर्ड जो है नया है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक बच्चा कुछ क्वेश्चन कर रहा है, उसने लगभग आधा क्वेश्चन कर लिया है और वो फिर रुक गया, उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसमें जो है टीचर उनको हिंट प्रोवाइड करें कि ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो ये स्कैफोल्डिंग है। यानी उनको सिर्फ गाइड करना या सपोर्ट करना या हिंट देना, ये क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होगा। तो अब यहाँ पर जो है आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से एग्जांपल स्कैफोल्डिंग से संबंधित हैं। थिंक अलाउड मतलब सोचने के लिए जो है बोलने से रिलेटेड है, थिंक अलाउड, बोलकर सोचें। सेकंड है प्रमोट्स प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज प्रोवाइड करना, बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चंस देना या हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल देना, ये सभी जो है हमारे रिलेटेड है स्कैफोल्डिंग से। पर जो फिफ्थ दिया है रॉट रिहर्सल्स जो है इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये पूरी तरीके से जो है सेम टू सेम बात हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगी। हमारा ऑप्शन हो जाता है ABCD, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थर्ड 27 है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव्स ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल। देखिए पहले इस क्वेश्चन से पहले हम जानते हैं कि ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है और फाइन मोटर स्किल क्या होती है। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें जो है हम अगर हाथ की बात करें, ये हैंड, जब इसमें जो है नॉर्मल पूरे हाथ का सपोर्ट लेके हम कोई चीज पकड़े, जैसे ये फोन जो है हमने उठाया, पर उठाने में इसमें फिंगर्स का यूज हुआ है, तो ये फाइन मोटर स्किल है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ, ये लिख रहे हैं हम, इसमें जो है हमारी फिंगर्स का यूज हो रहा है, ये फाइन मोटर स्किल है। लिखने, ड्राइंग बनाने के लिए जो है, पेंटिंग करने के लिए हम फाइन मोटर यानी फिंगर्स को बहुत अच्छे से यूज किया जाए, फिंगर्स के एक एक पार्ट का यूज हो रहा है, ये फाइन मोटर स्किल है। वहीं जो है ग्रॉस मोटर स्किल यानी पूरे हैंड का, किसी चीज को पिक करने के लिए, कोई भी बॉल है, बॉल को पिक करने के लिए हम पूरे हाथ का यूज कर रहे हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है।
तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल अगर आपको क्लियर हुआ तो अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि किस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है, हम बात कर चुके हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये जो है जनरल पहले हम जनरल कोई भी चीज पकड़ पा रहे हैं और फिर हम जो है एक एक चीज जो है स्पेसिफिक, यहां पर आएगा स्पेसिफिक। जनरल तो हम स्पेसिफिक चल रहे हैं, तो अब जो है हम स्पेसिफिक जो है काम कर पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम ड्राइंग कर पा रहे हैं। पहले सिर्फ हम चीजों को पकड़ने कैरी करने की कोशिश कर रहे थे। एक बच्चा जो है पहले स्टार्टिंग में अगर आप उनकी जो है डेवलपमेंट देखेंगे तो बच्चा जो है चीजों को पकड़ता है पर उसके हाथ से छूट जाती है, पहले उसके हाथ से ग्रिप ही नहीं बनती कुछ चीजों को पकड़ने के लिए। वहीं धीरे धीरे उसकी जो है ग्रिप अच्छी होती जाती, और उसके बाद जब हम सिखाते हैं 2 या 3 साल के बाद जब बच्चा जो है लिखने की प्रैक्टिस आप कराते हैं, कुछ लाइंस पहले टेढ़ी लाइंस कराते हैं, फिर जो है कर्व भी घुमाते हैं आप, तो ये जो है उस टाइम उसकी पहले जनरल उसने चीजें पकड़ना शुरू किया और वहीं फिर स्पेसिफिक जो है उसने लिखना शुरू किया। तो पहले जनरल यानी ग्रॉस मोटर स्किल उसकी डेवलप हुई और उसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलप हुई। तो ये आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो हमने पहले हम देख चुके हैं। 28 है, जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि उन्होंने जो है एबिलिटी डिस्टिंग्विश्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। तो इन दोनों को जो है कौन अलग करता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो थिंकिंग है और वहीं प्री ऑपरेशनल। देखिए 4 जो स्टेजेस बताई थी उन्होंने जीन पियाजे ने, जिसमें जो है सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर जो है हमें बात करनी है कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल की बात करनी है। प्री ऑपरेशनल कितने से कितने साल तक होती है, 2 to 7। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं तो 7 to 11, 7 to 11 ईयर्स में जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। तो इन दोनों को कौन सी चीज अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग जो है इन दोनों को अलग करती है। डिसेंटरिंग किस तरीके से अलग करती है, प्री ऑपरेशनल में बच्चा जो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए कुछ ही चीजें जो है सोच पाता है, वहीं जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब वो पहुंचता है, 7 से ऊपर एज में जब पहुंचता है, वो उसी चीज के बहुत आगे के जो अदर आयाम है उसके उससे रिलेटेड भी सोच पाता है। तो ये डिसेंटरिंग इन दोनों को जो है अलग करता है, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग को और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को। विकेंद्रण 29, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के बाद के कारण आउट होने के बाद जो अरुण क्या कहती है, उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट हुआ है, वो आउट नहीं है, उसे किसने आउट किया, रस्सी ने आउट किया है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें इस तरीके का जो तर्क देता है कोई बच्चा, वो कौन सी स्टेज में, 4 स्टेजेस की हम पहले ही बात कर चुके हैं। उन 4 स्टेजेस में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज, चारों स्टेजेस में से बच्चा कौन सी स्टेज में है, इसमें वो बात कर रहा है कि वो जो ड्रॉप जो है वो रस्सी कूद रहा था बच्चा, अगर वो अटक गया उसमें और वो जो है आउट हो गया तो उसके लिए उसने दोष दिया रस्सी को। तो कौन सी स्टेज में आप बताइए, 4 ऑप्शन में से किस स्टेज में है बच्चा? बिल्कुल सही, बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने साल तक की होती है? 2 to 7 ईयर्स। सेंसरी मोटर बर्थ से 2 ईयर्स के लिए। फॉर्मल स्टेज जो है 11 ईयर्स, 11 ईयर्स से प्लस में जो बात कर रहे हैं जीन पियाजे, 11 से ऊपर जो बच्चा है उसे उन्होंने जो है फॉर्मल स्टेज में काउंट किया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 ईयर्स स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जीन पियाजे बात कर रहे हैं। और यहां पर ऑप्शन हो गया हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसमें बात कर रहे हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग के बारे में जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो क्या बात करते हैं, उनके व्यूज क्या हैं। लर्निंग जो है रिसीव की जाती है नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स। पैसिवली तो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने बात की थी लर्निंग जो है सीखी जाए एक्टिवली, जो है
वो बेटर होगा। लर्नर जो है एक्टिव होकर सीखता है। और कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करेंगे कंस्ट्रक्ट करने की नॉलेज, कि हम जो है नॉलेज, बच्चा जो है या लर्नर जो है किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है, वो नॉलेज अपनी कंस्ट्रक्ट करके सीखता है। सेकंड है लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बिल्कुल बात सही है, लर्नर जो है जब एक्टिव होगा तो वो जो है अपनी नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करेगा। बिल्कुल बात सही है। और इसी के बारे में सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है बात करते हैं, शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो है आज का अंतिम क्वेश्चन था। और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी जो पिछली वीडियोस हैं आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स की क्लास भी आ चुकी है, साइंस की क्लासेस आप देख सकते हैं, एसएसटी की क्लास भी देख सकते हैं, सीटीपी की क्लासेस। तो इन सभी क्लासेस को देखने के बाद आपको जो है पेपर का एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।